तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले सिविक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो दोस्तों नाम से ही थोड़ा वो समझ में आ रहा होगा कि यार किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कई सारे देश हैं और उन देशों को चलाने के लिए जरूरत होती है एक सरकार की, यानी कि एक गवर्नमेंट की। अब दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो पहली होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो दोस्तों ऐसी गवर्नमेंट जो कि जनता के द्वारा बनाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और दोस्तों जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो उस देश को हम क्या कहते हैं कि इस देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। और अगर दोस्तों डेमोक्रेसी को सिंपल डेफिनेशन समझे तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सिंपली डेमोक्रेसी क्या है कि सिटीजन अपने रूलर्स का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो दोस्तों ऐसी गवर्नमेंट जो कि सिटीजन के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती, मतलब जहां पर नॉन डेमोक्रेसी रहेगी वहां पर सिटीजन के पास कोई राइट्स नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा अपने रूलर्स और लीडर्स चुनने का। दोस्तों जैसे कि भारत के पास में ही एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। अब दोस्तों इस देश में होता क्या था कि यहाँ पर आर्मी रूल करती थी और जो आर्मी को लीड करता था, मतलब जो आर्मी का भी लीडर था, उसे ही वहां का रूलर भी बना दिया। किस कंट्री का? म्यांमार का। अब दोस्तों ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सिटीजन्स ने इनको वोट दिया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। सिमिलरली एक और कंट्री है जिसका नाम है चिली। अब चिली में क्या होता है कि इसमें भी एक डिक्टेटर था जिसका नाम था बिनोजी। तो दोस्तों इसको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। तो दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हुआ। दोस्तों आपने कई बार ऐसी स्टोरीज तो जरूर सुनी होगी जिसमें एक राजा होता था, जब राजा बूढ़ा हो जाता था या फिर राजा की डेथ हो जाती थी तब जो राजा का प्रिंस होता था उसे ही वहां का राजा बना दिया जाता था। और दोस्तों इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मोनार्ची सिस्टम। और दोस्तों यही सिस्टम सऊदी अरेबिया के अंदर भी अपनाया जाता है। अब सऊदी अरेबिया में होता क्या है कि सऊदी अरेबिया में किंग रूल करते हैं। अब जब किंग रूल करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको सिटीजन्स ने वोट देकर किंग बनाया हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो इसलिए रूल करते हैं क्योंकि उन्होंने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। तो क्या ये मोनार्ची सिस्टम डेमोक्रेटिक है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना रूलर चुनने का। सो गाइस डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें लोग अपने लीडर्स का स्वयं चुनाव कर सकते हैं। और नॉन डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें किसी के पास कोई राइट नहीं होता अपना रूलर चुनने का। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि यार ये कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। तो इसे जानने के लिए हमें बहुत ही केयरफुली देखना होता है कि ये कंट्री और ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है। तो इसे समझने के लिए हमें जानने पड़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने के लिए पाकिस्तान के एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये बात है अक्टूबर 1919 की। अब हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट खड़ी हो गई। नवाब शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री ने फोर्सफुली हटा दिया और जो वहां की मिलिट्री थी वो वहां पर रूल करने लगी। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जो मिलिट्री को लीड कर रहे थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अपने आप को वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। अब बाद में उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों अब क्या हुआ कि 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम किया। तो दोस्तों रेफरेंडम क्या होता है कि रेफरेंडम वो होता है जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन पर सिटीजन से उसका आंसर पूछा जाता है और फिर जो भी वहां के सिटीजन का आंसर होता है वही गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। तो दोस्तों 2002 में रेफरेंडम का क्वेश्चन ये था कि परवेज मुशर्रफ को और 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जो रेफरेंडम का जो रिजल्ट आया वो ये आया कि परवेज मुशर्रफ को 5 साल के लिए और प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि कुछ लोगों को जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट को ये लगने लगा कि ये जो रेफरेंडम हुआ है वो लीगल तरीके से नहीं हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की गई है। दोस्तों जब परवेज मुशर्रफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क इशू कर दिया जिससे उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। अब दोस्तों इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट्स के पास पावर थी कि वो नेशनल असेंबली एंड स्टेट असेंबली को डिसमिस कर सकता था। और दोस्तों जो नेशनल असेंबली एंड स्टेट असेंबली के जो सिविलियंस कैबिनेट थे उनके काम को कौन कंट्रोल करती थी? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी वही इन कैबिनेट के लीडर्स को कंट्रोल करती थी। अब दोस्तों पाकिस्तान में चल क्या रहा था कि जो पाकिस्तान के लोग थे वो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली में वोट तो करते थे और जो जीतता था वो किन के कंट्रोल में आता था? मिलिट्री के कंट्रोल में। और मैंने अभी बताया पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री किसके कंट्रोल में आती थी? परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि
कि नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, बल्कि थोड़ी बहुत पावर तो थी, मगर रियल पावर किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो दोस्तों डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर हमसे क्या कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर असली पावर उसके पास होनी चाहिए जिसे जनता के द्वारा चुना गया हो। और इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि लोग स्टेट असेंबली और नेशनल असेंबली में वोट तो डाल रहे थे, पर असली पावर किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ के पास थी। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट द रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब दोस्तों बात करते हैं चाइना की। तो दोस्तों चाइना में हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं और दोस्तों उनकी पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? नेशनल पीपल कांग्रेस। अब दोस्तों खास बात ये थी कि जो चाइना का जो प्रेसिडेंट बनता था उसे पार्लियामेंट के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता था। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था कि लोगों के द्वारा वोट डाले जाते थे और करीब 3000 कैंडिडेट्स में से किसी एक को पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। बट गाइस प्रॉब्लम तो ये थी कि जो पार्लियामेंट के अंदर मेन एक ही पार्टी थी, वो थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और भी पार्टीज थी मगर वो स्मॉल पार्टीज थी। और गाइस जिस किसी को भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्ट लेना होता था तो उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होता था। तो दोस्तों खास बात तो ये है कि जो भी सरकार बनती थी चाइना की, वो हमेशा एक ही पार्टी की बनती थी, वो थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप खुद ही सोचो, अगर एक ही पार्टी की सरकार हमेशा बनेगी तो क्या होगा? छोटी पार्टीज और नई पार्टीज को चांस नहीं मिलेगा और ना ही कैंडिडेट्स के पास चॉइस होगी और ना ही सिटीजन्स के पास। अब आप एक और एग्जांपल को देखो जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या है। तो दोस्तों ये एग्जांपल है मैक्सिको का। तो दोस्तों मैक्सिको में होता क्या था कि वहां पे हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते थे और दोस्तों वहां पर कभी भी मिलिट्री ने और डिक्टेटर ने रूल नहीं किया था। वहां पर इलेक्शन होते और जो जीतता उसे वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। मगर दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि 1930 से जब से मैक्सिको आजाद हुआ था तब से 2000 तक इलेक्शन एक ही पार्टी ने जीते हैं जिसका नाम था PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और भाई जब एक ही पार्टी सारे इलेक्शन जीतेगी तो इस डर के कारण कुछ पार्टी तो इलेक्शन लड़ती भी नहीं थी और जो लड़ती थी वो कभी जीत नहीं पाती थी। अब दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो PRI जो पार्टी थी वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी और कई सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते उनको अपनी पार्टीज की मीटिंग्स में बुलाती थी और जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते थे उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाता था जिससे टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स को PRI में वोट डालने के लिए इंकरेज करें। और दोस्तों PRI जो पार्टी थी वो काफी ज्यादा पैसा भी स्पेंड करती थी अपने कैंडिडेट्स के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, जिससे क्या होता था जितनी भी न्यूज और मीडिया होती थी वो केवल PRI की अच्छी अच्छी बातें ही टेलीकास्ट करती थी और बाकी पार्टीज को इग्नोर किया जाता था। और तो और दोस्तों कई बार तो ऐसा होता था कि लास्ट मिनट में आकर जो अपोजिशन पार्टीज के पोलिंग बूथ होते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि वोट डालने में सिटीजन्स को काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती थी। अब भाई इन सब कंडीशंस को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि भाई अपोजिशन पार्टीज के पास तो कोई चांस ही नहीं था जीतने का। तो भाई देख रहे हो क्या हालत थी। तो दोस्तों आपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि चाइना के लोगों के पास चॉइस नहीं थी क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी थी जो की थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और दोस्तों यही एक पार्टी थी जो की कैंडिडेट्स को अप्रूव्ड भी करती थी। और दूसरे एग्जांपल में आपने देखा कि मैक्सिको के पास कई सारी पार्टीज की चॉइस तो थी मगर सिटीजन्स अपनी पसंद की पार्टीज को चूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो PRI थी वो पैसों की दम पर और पावर के बेसिस पर कई सारी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इलेक्शन को जीतती थी। तो गाइज आप खुद ही बताओ कि जो ये इलेक्शन हुआ है क्या वो फेयर तरीके से हुआ है? नहीं ना। अगर होते तो शायद बाकी पार्टीज भी इलेक्शन को जीत सकती थी। तो दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल से हमें डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर मिलता है जो कि है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर those are currently in a power have a fair chance of losing। मतलब ये दोस्तों हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक तभी कह सकते हैं जब हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इलेक्शन फ्री होने चाहिए और हॉनेस्टली होने चाहिए जिसमें हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी मिसलीड करके हमेशा जीतती रहे और दूसरी पार्टीज को मौका ही ना मिले। सो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो दोस्तों आप समझते हैं थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ कंट्रीज के एग्जांपल देता हूं। तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया जिसे आप अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों इस कंट्री में होता क्या था कि 2015 से पहले सऊदी अरेबिया की किसी भी वुमेन को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। ऐसे ही एक और कंट्री और है जिसका नाम है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया में क्या होता है कि एस्टोनिया में सिटीजन्स रूल ऐसे बनाए गए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी है उसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी वोट डालने में। दोस्तों ऐसे ही एक और कंट्री है जिसका नाम है फिजी। फिजी में ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है कि वहाँ के जो इंडिजिनियस
इंडिजीनियस फीजी है उनकी जो वोट वैल्यू होगी वो इंडियन फीजी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मान लो कि दो कैंडिडेट है, पहला है राम और दूसरा है श्याम। अब मान लो राम को मिले हैं 2000 वोट और दूसरी ओर श्याम को मिले हैं 2001 वोट। अब आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए? श्याम को। लेकिन जीतता कौन है? राम, क्योंकि उसे जो वोट मिले थे वो इंडिजीनियस फीजी के मिले थे। और मैंने अभी अभी बताया कि जो इंडिजीनियस फीजी की जो वोट वैल्यू है वो इंडियन फीजी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो गाइज आप ही बताओ कि ये गलत है कि नहीं है? गलत है। तो दोस्तों यहाँ से हमें थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मिलता है जो कि है इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव अ वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर एवरी अडल्ट सिटीजन के पास अपना एक वोट है और उस वोट की एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई रिचेस्ट पर्सन की वोट की वैल्यू पुअर पर्सन के वोट की वैल्यू से ज्यादा हो। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो और चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी और सारे सिटीजन को राइट होना चाहिए इक्वली वोट डालने का। तो गाइज अब बढ़ते हैं डेमोक्रेसी के लास्ट फीचर की ओर जो कि फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे कंट्री की कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिम्बाब्वे में। तो दोस्तों जो जिम्बाब्वे था वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी और जो जिम्बाब्वे के लोग थे उनके ऊपर व्हाइट माइनॉरिटी रूल करती थी। मतलब जो ब्रिटेन के जो गोरे लोग थे वो जिम्बाब्वे के सिटीजन्स पर रूल करते थे। दोस्तों 1980 एक ऐसी ईयर थी जब जिम्बाब्वे को इन व्हाइट माइनॉरिटी से आजादी मिली थी। मतलब 1980 को जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हो चुका था। और दोस्तों जब से देश आजाद हुआ है तब से एक ही पार्टी ने जिम्बाब्वे पर रूल किया है जिसका नाम है ZANU-PF। दोस्तों इस पार्टी ने जिम्बाब्वे की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों तब से ये देश आजाद हुआ है तब से एक ही लीडर रूल करता आ रहा है जिसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन ये इलेक्शन को फेयर तरीके से नहीं लड़ता था बल्कि काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता था इलेक्शन को जीतने के लिए। जैसे कि जो रॉबर्ट मुगाबे था उसने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए क्योंकि वो चाहता था कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पावर आ जाए। और दोस्तों जो अदर पार्टीज के कैंडिडेट्स होते थे उनको हरेस किया जाता था और दोस्तों उनकी जो मीटिंग्स होती थी उनको भी डिस्टर्ब किया जाता था। दोस्तों अगर सिटीजन्स गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट खड़े होकर प्रोटेस्ट करे तो उसे भी इलीगल माना जाता था। और दोस्तों जितनी भी जिम्बाब्वे की न्यूज एंड मीडिया थी उसे भी जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा था। अब जो भी न्यूज दिखाई जाती थी वो गवर्नमेंट के फेवर में ही आती थी और गवर्नमेंट जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। और तो और दोस्तों अगर कोर्ट भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जजमेंट देता था तो गवर्नमेंट उसे इग्नोर करती थी और जो जज होते थे उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता था। मतलब जिम्बाब्वे में कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं थी। पर भाई ऐसा कब तक चलता? फाइनली 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को रिजाइन करवा दिया गया। तो दोस्तों इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी लीडर का पॉपुलर होना डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इलेक्शन के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इलेक्शन से पहले और बाद में कंट्री में क्या हो रहा है। दोस्तों इलेक्शन से पहले ये जरूरी है कि नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही हो और अपोजिशन पार्टीज को भी बोलने का राइट हो और साथ में सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि प्रोटेस्ट करने का राइट, अपने ओपिनियन रखने का राइट्स, एसोसिएशन बनाने का राइट्स और कानून के आगे सब बराबर होने चाहिए। और दोस्तों कानून का पालन अच्छे से हो रहा है कि नहीं इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? एक इंडिपेंडेंट एंड वेल ट्रेन्ड जुडिशरी की, जिसकी बात सबको माननी चाहिए। सिमिलरली इलेक्शन के बाद जरूरी है कि भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन को जीत लिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी अपनी मनमर्जी करेगी, बल्कि कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसके बारे में उनको सोचना पड़ता है। जैसे कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी मनमर्जी से कोई भी डिसीजन ले ले, बल्कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कई लीडर्स के साथ डिस्कस करके और कंडीशंस के हिसाब से लिया जाएगा। मतलब डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर वे में कंसल्ट करके ही कोई पॉलिटिकल लीडर डिसीजन दे सकता है। तो दोस्तों इससे हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर मिलता है जो कि है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। यानी कि गवर्नमेंट को अपने मन से नहीं बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होते हैं और जो सिटीजंस के राइट्स होते हैं इनको ध्यान में रख के डिसीजन लेने चाहिए। तो दोस्तों अभी तक अपन ने इस चैप्टर से क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है और साथ में हमने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स को भी देखा। तो दोस्तों इन सब को देखने के बाद आपको ये लगने लगा होगा कि डेमोक्रेसी तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब तो सबको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनानी चाहिए। आपका कहना सही है, लेकिन हर एक अच्छी चीज पूरी तरीके से अच्छी नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी।
तो दोस्तों पहला डिमेरिट तो यही है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं वो हर समय बदलते रहते हैं। अब बदलने से क्या लॉस होता है कि जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और साथ में अनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। और अनस्टेबिलिटी के कारण जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उन्हें लेने में गवर्नमेंट को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। दूसरा डिमेरिट ये है कि आप तो जानते ही हैं कि डेमोक्रेसी में कई सारी पार्टीज होती हैं और दोस्तों इलेक्शन को जीतने के लिए पार्टीज के बीच में कंपटीशन एंड पावर प्ले होता रहता है, जिससे आम सिटीजंस को काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। थर्ड डिमेरिट ये है कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले कई लोगों के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी काम को करने में डिले हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ डिसएडवांटेज की। तो जो लीडर इलेक्ट होकर आए होते हैं और उन्हें आपके बारे में और आपके इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत से गलत डिसीजन भी ले लिए जाते हैं जो कि सिटीजंस के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंट्री में करप्शन तो होता ही है, लेकिन हम इसे खत्म नहीं कर सकते बल्कि कम जरूर कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का फिफ्थ डिसएडवांटेज क्या है कि डेमोक्रेसी में कई सारी पार्टीज के बीच में कंपटीशन बना रहता है, जिसके कारण कई सारे लोग हैं और कैंडिडेट्स हैं और पार्टीज हैं वो जीतने के लिए करप्शन का इस्तेमाल करती हैं। और जो लास्ट डिसएडवांटेज बचता है वो है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है डेमोक्रेसी की। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा होगा और कौन सा बुरा होगा। इस चक्कर में कुछ लोग गलत लीडर्स को चूज कर लेते हैं, जिस वजह से बाकी लोगों को भी लॉस होता है। दोस्तों कई सालों पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को होता था जो कि वेल एजुकेटेड होते थे और उनमें समझ होती थी कि कौन सा लीडर हमारे लिए सही है और अच्छा है। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारी डेमोक्रेसी राइट टू इक्वालिटी को फॉलो करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि वोट डालने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। फिर भी ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज तो है ही। आई होप आपको ये डेमोक्रेसी के 6 डिसएडवांटेज या फिर अपन कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स या फिर ये भी कह सकते हैं डीमेरिट समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के पास कोई मैजिकल पावर है कि वो सारी कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो क्या फिर कोई और ऐसी गवर्नमेंट है जो कि डेमोक्रेसी से बेटर है, जो हम चूज कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए? तो चलिए देखते हैं क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी अच्छी हो सकती है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी के होने से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार हुआ क्या कि चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। चाइना के लगभग 3 करोड़ लोग इस अकाल के दौरान मारे गए थे। और दूसरी ओर इंडिया की भी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो भी इस अकाल का सामना कर सके, लेकिन इंडिया में ऐसी फेमाइन देखने को नहीं मिली। दोस्तों इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो ये फेमाइन टाइप्स की सिचुएशन अगर किसी कंट्रीज में आती है तो इसकी जिम्मेदार काफी ज्यादा गवर्नमेंट ही होती है। जैसे कि आप खुद ही देखो इंडिया में ऐसी कंडीशन देखने को क्यों नहीं मिली, क्योंकि इंडिया के पास डेमोक्रेसी थी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है अपोजिशन पार्टीज का और मीडिया का, जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी को टाइम पर रिस्पॉन्ड किया, जिस वजह से इंडिया को इस टाइप की सिचुएशन देखने को नहीं मिली। और दूसरी ओर चाइना में क्या हुआ कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम था। अगर वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो शायद ये अपोजिशन पार्टीज और मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइड कर सकती थी और शायद उनके प्रेशर के कारण चाइनीज गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी को इतनी लाइटली नहीं लेती और फूड सिक्योरिटी को टाइम पर रिस्पॉन्ड करती, जिससे क्या हो सकता था कि करोड़ों लोगों की जान बच सकती थी। तो ये एक पॉजिटिव एडवांटेज है डेमोक्रेसी का, दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दोस्तों एक और अच्छी बात है डेमोक्रेसी की, भले ही डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना होता है और सबकी बात सुनी जाती है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में सब लोग डिस्कस करते हैं ताकि फाइनली एक अच्छा डिसीजन सिटीजंस के लिए ले सके। इट मीन्स डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और इसी से हमें डेमोक्रेसी का थर्ड एडवांटेज मिलता है जो कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड द मेथड टू डील्स विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। गाइस एक बात तो हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और हम ये भी जानते हैं कि उनके ओपिनियन भी अलग अलग होते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है। अब मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि जो पावरफुल है उसका ही ओपिनियन सुना जाएगा और जो कमजोर है उसका ओपिनियन नहीं सुना जाएगा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि कोई हैप्पी नहीं रहेगा और ऐसा करने से लोग बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों डेमोक्रेसी अच्छी है क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट लूजर नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट विनर होता है। यहाँ सब अपने अपने ओपिनियन रख सकते हैं और सबके ओपिनियन मैटर करते हैं।
तो ये तो बात हुई गवर्नमेंट की और सोसाइटी की। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो हम जैसे नॉर्मल पर्संस को ही होता है, मतलब जो नॉर्मल सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। बिकॉज द डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें तो जब हम अपना रूलर चुनते हैं तो सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई जितना भी अमीर हो और चाहे वो कितना भी गरीब हो, और चाहे कोई जितना भी पढ़ा लिखा हो और चाहे कोई कितना भी अनपढ़ ही क्यों ना हो, सबके पास ताकत है अपना खुद से एक रूलर चुनने की। तो फाइनली हमें क्या पता चलता है, डेमोक्रेसी इज द बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अच्छा आप ही बताओ, कोई भी कंट्री को रूल करने में मिस्टेक्स तो जरूर होंगी, चाहे वो कितनी अच्छी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो मिस्टेक्स तो गवर्नमेंट से होगी होगी। मगर डेमोक्रेसी की खास बात यह है कि डेमोक्रेसी में किसी भी गवर्नमेंट की मिस्टेक्स को छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया के पास फ्रीडम होती है और साथ में अपोजिशन के लीडर्स भी खुल के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में रूलर्स को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सिटीजन्स रूलर को ही चेंज कर देंगे। अब अगर दोस्तों आप ये सब चीजें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब चीजें तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ऐसे में डेमोक्रेसी के पास हर एक समस्या का सॉल्यूशन होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। सो इज द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो गाइस हमें इस बात के लिए प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे क्लास 9 की और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।